जो आपने अभी थंबनेल देखा, उस थंबनेल में जो व्यक्ति दिख रहा है, हम सीधा उनको ही जोड़ लिए हैं अपने साथ, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या फिर कुछ समस्या हो रहा है? आवाज़ आपको मेरी सुनने में कुछ समस्या हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई साथी मुझे कमेंट करके बता दे, क्या आपको मेरी आवाज़ जो है सुनाई दे रही है, या फिर कोई आप मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर कोई समस्या आ रही है? क्योंकि इसके ठीक पहले मैंने यही स्ट्रीम किया था, वहाँ पे मुझे कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी। हाँ, मेरे साथ जुड़ भी गए हैं और बता रहे हैं आवाज़ तो साफ़ आ रही है। तो मैं उन्हें जोड़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कि आपने थंबनेल देखा, उसमें आपको एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा होगा जो साइकिल पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा बांधकर सड़क के किनारे खड़ा है, और उसकी फ़ोटो वहाँ पे खींची गई है। और इस फ़ोटो के पीछे की क्या कहानी है, आपको इस थंबनेल में एक चीज़ और दिखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अ, काफ़िला जैसी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो लोग रैली में जा रहे थे। इस घटना का भी ज़िक्र करेंगे इसमें कि उस समय क्या क्या हुआ था, और क्या कुछ ऐसे जो ये पूरी तस्वीर है, जो थंबनेल में आपको दिखाया जा रहा है, इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी क्या है, असली सच्चाई क्या है? आप सभी को पता है, देश में लोकसभा का आम चुनाव चालू है, तो ऐसे में सभी पार्टियाँ अपने-अपने प्रचार में लगी हुई हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प एक सामने आया है खबर कि बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा समर्थक है, जो साइकिल पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर निकल पड़ा। और वो भी आज के समय में सबके पास कोई भी 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर भी जाता है, तो वो साइकिल से नहीं जाता है, बाइक से जाता है। और एक इस इंसान ने साइकिल से पार्टी का झंडा लेकर चलकर दिखाया। तो मैं इनको जोड़ना चाहूँगा, और लिंक मैं देता हूँ कमेंट में, अगर हमारे बीच में है तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप सीधा जुड़ने की कोशिश करिए हमसे। मैंने लिंक दे दिया है, और हमारे दर्शकों से बताएं कि क्या है उस तस्वीर के पीछे की कहानी। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके ठीक पहले एक तकनीकी खराबी के चलते मुझे पैनल अपना बंद करना पड़ा, मुझे फिर से यही वीडियो रीस्टार्ट करना पड़ा, समय का बदलाव करके। मेरे साथ सूरज जी जुड़ चुके हैं, और उनसे ही जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की कहानी, इस तस्वीर के पीछे की कहानी। तो स्वागत है आपका सूरज जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जय भीम। जय भीम। जी सर, आ रही है। ओके। पिछली बार आवाज़ नहीं आ रही थी, इसकी वजह से मुझे वो स्ट्रीम पूरा जो है वो एंड करना पड़ा। अभी अच्छी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ भी काफ़ी क्लियर आ रही है। तो मुझे सूरज जी 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 जी। एक बात बताइए, ये जो तस्वीर आई है मेरे पास, आप झंडा लेकर, पार्टी का झंडा बांधकर इस धूप में, इतनी कड़ाके की धूप में, इतनी भयानक भीषण गर्मी में आप दोपहर के समय में दिख रहे हो। पार्टी का झंडा, बहुजन समाज पार्टी का झंडा, जिस पर बाबा साहब की तस्वीर है, मानवर कांसीराम साहब की तस्वीर है, और मानवर कांसीराम साहब और बाबा साहब और बहन कुमारी मायावती जी, इनका इन तीनों वहाँ पे नेताओं का तस्वीर है। तो और क्या है इस फ़ोटो के पीछे की पूरी कहानी? मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूरज जी, बताएँ हमारे दर्शकों को, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी सर, पहले तो हमारे पिताजी भी बीएसपी के बीएसपी से मतलब जुड़े हुए थे। अब तो हुँ, हमने सोचा कि हमारे जब
बुजुर्ग हैं, हमारे पिता हैं, हमारे दादाजी भी मतलब बीएसपी के ही हुँ, वो साथ में काम किए, तो हमने सोचा कि हुँ, हमको भी करना चाहिए, क्योंकि लोग हुँ, कहते हैं कि बीएसपी ज़मीन पर नहीं कर रहे और लोग कहते हैं कि प्रचार भी नहीं कर रहे। हुँ, तो मैंने सोचा कि मैं खुद चलकर देखता हूँ कितने लोग मेरे समर्थन पे आ रहे हैं हमारे पार्टी के। हुँ, तो खास बात तो ये है कि जब मैं आ रहा था तो दूसरी तरफ से बीएसपी की कोई वो भारतीय जनता पार्टी की सॉरी भारतीय हुँ, जनता पार्टी की कहीं जिले पे बांदा जिला हुँ, है उधर रैली हुँ, थी। हुँ, तो 1000 से ज़्यादा शायद गाड़ियाँ थीं। हुँ, तो वो काफ़िला के हिसाब से जा रही थी और मैं इधर बांदा जिला से अपने गाँव के लिए जा रहा था। हुँ, तो साइकिल पे मैंने झंडा बाँधे हुए था, तो मैंने रास्ते पर खड़ा भी किया, तो कुछ लोगों हुँ, ने पूछा कि आप अकेले ही जा रहे हैं, आपके साथ में कोई है नहीं? तो हमने सोचा कि हुँ, हमें साथ की ज़रूरत नहीं है अभी, हुँ, जब हुँ, पब्लिक खुद जानती है, उसको साथ में लेकर जाने की क्या ज़रूरत जब हमारे दिल पे है। तो हम जब हुँ, निकलेंगे तो अपने आप वो लोग जुड़ते चले जाएँगे हमसे और हमारी पार्टी से तो वैसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हुँ, हमारी पार्टी सदा देश के हित पे काम किया है। हुँ, और हमारी बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज हुँ, पार्टी ने हुँ, उत्तर प्रदेश की 4-4 बार बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने बहुत काम किया है। शायद हम गिनाने बैठेंगे तो हुँ, वक़्त कम पड़ जाएगा, काम कम नहीं पड़ेगा। हुँ। तो तो मैंने क्या सोचा, मैं जब चल रहा था तो उस पे क्या हुआ कि बीजेपी वालों की गाड़ियाँ जा रही थी, तो उन्हीं में से कुछ अपने लोगों का भी मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी, क्योंकि वहाँ से लोग बोल रहे थे बहुजन समाज पार्टी ज़िंदाबाद और जय भीम के नारे लग रहे थे। मतलब और भारतीय जनता पार्टी की जो रैली में गाड़ियाँ जा रही थी, उसमें से आपको जय जी, भीम के जी। नारे सुनाई दे रहे थे और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे जी, जी। तो थे। वो अच्छा। गाड़ियाँ खड़ी भी हुईं और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से कौन-सा नेता खड़ा हुआ है? बहन जी किसको कैंडिडेट बनाया है? तो हमने बताया कि मयंक हमारे द्विवेदी। चित्रकूट बांदा लोकसभा से मयंक हाँ। द्विवेदी साहब हैं। तो अच्छा। बोले कि नहीं हम भी ब्राह्मण हैं और वो भी ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मण को ही वोट देंगे। तो हमने कहा कि क्या देखिए बात है। हमारी पार्टी हुँ, सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय वाली पार्टी है। तो हमें हुँ, जातिवाद पे हमारा कोई मुद्दा नहीं है जातिवाद का। हमारी पार्टी सबके हित पे काम करती है, देश के हित पे काम करती है, गरीबों की आवाज़ उठाती है, गरीबों को काम देती है, झोपड़ी मकान हुँ, देती है, छतें दिया, हर हुँ, चीज़ दिया उन्होंने। तो फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे कहीं जा रहे थे तो मुझको देखा तो उन्होंने गाड़ी को रोका, मैं आगे निकल गया था साइकिल पर, तो फिर रिवर्स करके गाड़ी को लेके आए। तो हुँ, उन्होंने कहा कि मैंने देखा मैंने तो नाम सुना था कि मानवर कांशीराम साहब जी अकेले साइकिल पर निकल पड़े और धीरे-धीरे काफ़िला इतना बड़ा हो गया कि हुँ, बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो हुँ, सही बात है। हमने कहा कि हम उनके तो चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हैं, मानवर हुँ, कांशीराम साहब जी के, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि देश का विकास हो और देश का विकास तो तभी होगा जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता पे आएगी। जी। तो हम इस उद्देश्य से झंडा को लगाया था साइकिल पर और हम 30 किलोमीटर की दूरी से गए और वापस आए। मतलब आप तो उसके 30 बाद किलोमीटर की दूरी
एक राउंड मतलब एक तरफ जाते हैं तो 30 किलोमीटर हुआ, फिर वापस आएँगे तो तब तो 60 किलोमीटर हो गया टोटल। जी, जी। तो आपने आज 60 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की मतलब बीएसपी का झंडा जी, बाँध जी। कर। जी। तो ये झंडा जो है ये आपके घर पे था या फिर कैसे झंडा मिला आपको? कहाँ से खरीदा आपने ये झंडा? या जी फिर ये नहीं, झंडा मेरे खरीदने पास ही गए एक थे? झंडा था, बहुत पुराना था, तो उसको मैंने धुल करके लगा लिया। हाँ, तो वो झंडा नहीं है, ये झंडा मैं दूसरा अपने हमारे यहाँ के तिलवारी विधानसभा है, तो वहाँ के अध्यक्ष हाँ। जी हैं, तो वो हमारे मतलब चाचा हैं, मतलब रिश्ते में हैं, तो उनसे हमें लेना था झंडा, क्योंकि हमारे पास थे नहीं, एक ही झंडा था, तो वो भी पुराना था। तो मैं हुँ, सोचा कि उसको लगा लेता हूँ। हुँ। तो मैं फिर उनके पास कॉल किया, तो बोले कि हम मिल जाएँगे, तो फिर मैं गया, तो झंडा लगाकर मैं गया नहीं था, झंडा लगाकर आया। अच्छा, तो आप गए थे ये झंडा लेने के लिए उनके पास से। जी, जी। अच्छा, मतलब तो फिर मैं जब जब आप लेकर मेरा एक यहाँ पे सवाल रहेगा आपसे कि जब आप वहाँ से वापिस आ रहे थे, झंडा जी, लेकर साइकिल में बाँध कर, जब आप वहाँ से वापसी कर जी, रहे थे साइकिल से, तो लगभग जी। कितना समय हो रहा था? जी, जब वही 12 बजे से 1 बजे, 2 बजा, मतलब जब मेरी सेल्फी ली गई वो फ़ोटो की, तब 1 बज रहा था। हुँ। अच्छा, तो 1 बजे जब दोपहर 1 में बज मतलब रहा था दोपहरिया। जी, जी, दोपहर हुँ, था 1 बज रहा। तब उस आदमी ने जिस व्यक्ति ने मेरी फ़ोटो को लिया, वो गाड़ी पर जा रहे थे, तो उन्होंने रिवर्स हुँ, करके आए, तो हुँ। उन्होंने कहा कि आप कितने मतलब क्या सोच कर ये बीएसपी का झंडा आपने लगाया है? तो हमने उनको बताया कि हम चाहते हैं कि हमारा जो देश में है, तो काम अच्छा हो, क्योंकि ये जो सरकार है, तो आप तो सुने ही हैं, आप सभी जानते हैं कि कैसी सरकार चल रही है हमारे देश पे। और आकाश आनंद साहब पे तो उनको सच बोला उन्होंने, तब तो उनके ऊपर केस हो गया, मुकदमा दायर हो गया, एफआईआर कर दी गई। तो हुँ, वो जो 4-4 केस लोग लगाए गए मुझे उन पे। मिले हुँ, जी, जी, तो जो व्यक्ति मुझे मिले, तो उन्होंने अच्छी सलाह दी, वो लोग भी बीएसपी से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझे मेरा काम देखकर मुझे रुपए दिया, रुपए दे रहे थे, तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं रुपयों के लिए काम नहीं करता हूँ। लेकिन हुँ, उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए मुझे जिसे देना था, अगर हुँ। मैं सोचूँगा आप लेंगे नहीं, तो बोलेंगे कि हमें जिसे देना था उसने लिया नहीं। तब मैंने बोला कि चलो ठीक है, ए रख ए लेता एक हूँ, तो मिनट मैंने उनसे ले लिया। थोड़ा-सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। जब आप साइकिल से आ रहे थे और आप वहाँ पे थोड़ी जी, देर जी। रुके थे छहाने के लिए मतलब ठंडा देख के आप थोड़ा कहीं रुकना चाह रहे थे। तो काफ़ी धूप थी, तो कुछ लोग आपको ऐसे मिले जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और अब 4 व्हीलर से जा रहे, तो आपको देखे वो और फिर आगे चले गए, आपको पहचानते-पहचानते उनको समय लग गया, तो फिर रिवर्स आए आपसे मुलाकात करने के लिए, ऐसा बता रहे हो आप? जी, जी। हाँ, तो वो आने के बाद ये उन्होंने क्या बोला वो उसकी उन्होंने पूरी फिर जानकारी हमें दें? मुझसे बोला, तो मैंने उनको बोला कि आप तो बीजेपी के साथ हैं, तो बोले नहीं, हम बीजेपी के साथ ज़रूर हैं, लेकिन हमारा वोट बीएसपी को जाएगा, बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा, क्यों मतलब वो तो मैंने रैली बोला में कि क्यों जा रहे थे जब कि जब जी, उनको बसपा को वोट करना है, तो अर्थव्यवस्था की भाजपा की रैली उनके में क्यों पास जा रहे थे? कमी है ना सर, वो लोगों को पैसे से हुँ। बुलाया गया है। अब बोले हमें पूड़ी और खीर मिल रहा है और इस 300 बारे रुपए में मिल रहा बात है किया प्रचार आपने? करने इस का। बारे में आपने उनसे बात किया कि आप क्यों जा रहे हो? तो क्या कारण है जाने का? आपने पूछा उनसे? जी, जी, मैंने पूछा कि आप इस पे जा रहे हैं बीजेपी की हुँ, रैली पर, और आप बोल भी रहे हुँ, हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। तो उन्होंने हुँ, कहा कि हमें 300 रुपए मिल रहा है
और पूड़ी हुँ। और खीर मिल रही है खाने के लिए, तो हम क्यों ना जाएँ? ऐसे ही बोला तो उन्होंने हमने कि उन्हें खाने-पीने की जी, जी, व्यवस्था मिले और मैंने उन ₹300 मिल रहे हैं। जी, हुँ, और तो फिर गाड़ी उन से आना लोगों है, ने चारों कहा बार भी गाड़ी से जाना है। हुँ, जी, और तेल भी मिलता है ना, गाड़ी का भाड़ा भी देते हैं ना बीजेपी वालों ने, दिया है। हुँ, हुँ। तो फिर उन्होंने तो ये भी बात बोली है कि किसी से डरना नहीं, हमने देखा हुँ, कि आप अकेले हैं। और हुँ, दूसरी बात तो उन्होंने एक ख़ास बात ये कहा कि अगर मैं हुँ, होता, उन्होंने उस व्यक्ति की बात है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं होता, हुँ, अगर एक झंडा लगाए होता मैं बीएसपी का साइकिल पर, तो मैं उतार कर झंडे को अपनी जेब में रख लेता। तो मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि 1000 गाड़ियाँ बीजेपी की जा रही हैं और फ़ोर व्हीलर में झंडा लगा हुआ है कमल का, और मैं हाथी का सिंबल लगा हुआ झंडे पे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे शर्म आती तो मैं उतार के रख लेता, लेकिन आपको नहीं मतलब ऐसा लगा। तो मैंने उनको बोला हुँ, कि 1000 गाड़ियों में 6000 या 7000 या 5000 कुछ लोग तो होंगे, क्योंकि हर हुँ, गाड़ी पे 4 या 5, किसी में 7, किसी में 8 लोग हुँ, बैठे हुँ, हुए थे। हुँ, तो सबकी नज़रें मेरे साइकिल पर थी हुँ। कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा हुआ और जा रहा है। ये तो ऐसा दृश्य हो गया मतलब आमना-सामना हो गया सीधा भाजपा की जी, रैली जी, में मैं शामिल इधर होने से के लिए लोग जा रहे हैं, गाड़ियों का काफ़िला लेके और आप उनके ठीक सामने से साइकिल से जा रहे हैं बसपा का झंडा लहराते हुए। ये तो एक सामना जी, हो गया मैं उनसे ऐसी बात हो गई। जी, जी, सामना हो गया था। मैं बांदा जिला से जा रहा था बबेरू के रास्ते, और बबेरू से लोग आ रहे थे रैली वाले, बीजेपी के बांदा की ओर जा रहे थे, क्योंकि बांदा में कोई बीजेपी का आने वाला था, मालूम नहीं कौन आने वाला था, कोई आने वाला हुँ, था। हुँ। आज बीजेपी की रैली जी, थी, हाँ। जी, जी, बांदा जिला पर रैली थी। और दूसरी बात तो मैंने उनको कहा कि हुँ, लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है और गुर्राता भी है। और आप गुर्रा के दिखा दिए और आज। जी, तो हमने दूसरी बात गुर्राने वाली बात नहीं है, हमारी पार्टी ने काम किया है, तो हम हुँ, आपको काम भी बता सकते हैं, मतलब हमारी पार्टी हाँ। कौन-कौन सा काम किया है। ये तो पूरा तो उत्तर पहली प्रदेश बात तो जानता है। बहन जी के बहुजन समाज शासनकाल पार्टी जब सब याद करते हैं। बोलिए, आप अपनी बात पूरी करें। जी, जी सर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का शासन, मायावती बहन जी का शासन पूरा उत्तर प्रदेश देखा है, उन्हें याद भी करता है। आज की स्थिति जो बनी हुई है भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लोगों के अंदर एक-दूसरे के प्रति द्वेष है और नफ़रत के भाव से लोग देखते हैं एक-दूसरे को, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के, आपस में एक-दूसरे को दिक्कत परेशानी होती है, एक-दूसरे से संवाद करने में परेशानी होती है। आजकल ये इस तरह का नैरेटिव बना दिया गया है देश में और प्रदेश के अंदर। तो उस समय ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को इनको लोग याद करते हैं, इनको लोग सोचते हैं कि वापसी ये करें सत्ता में ताकि हमारे लोग सुरक्षा महसूस करें। और रही बात काम की तो आप जो बता रहे थे कि काम गिनवाने की बात आप कह रहे थे, तो वो आप अपनी बात पूरी रखिए सूरज। जी, जी। तो सर हमारी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, तो बहन जी ने इतना काम किया है कि हम आपको गिनवाने के लिए बैठे हैं। आपको मैंने पहले ही बोला था कि हमारा टाइम समय खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, लेकिन काम नहीं। काम बताने के लिए कम नहीं पड़ेगा। तो पहली बात तो देखिए, हमारी सरकार जब बनी तो क्या-क्या बना। उत्तर हुँ, प्रदेश में 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने हुँ, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस बनवाया, हुँ, यमुना एक्सप्रेस बनवाया मेल जो हुँ, हाईवे होती हैं, हुँ, नोएडा एक्सप्रेस बनवाया, हुँ, कांशीराम साहब मेडिकल कॉलेज सहारनपुर पर बनवाया, हुँ, कांशीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद, हुँ, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा, हुँ, बाबा साहब
मेंटलिटी हॉस्पिटल नोएडा, हुँ, कांसीराम सोसाइटी हॉस्पिटल लखनऊ, जी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूपी विकलांग विश्वविद्यालय जी, लखनऊ में बनवाया, हुँ, राजकीय महाविद्यालय बनवाया, पार्क लखनऊ, हुँ, अंबेडकर साहब पार्क लखनऊ है। हुँ, और प्राइमरी स्कूल सर मालूम है कितने बनवाया? 5,549 प्राइमरी स्कूल बनवाया बहन जी ने। प्राथमिक विद्यालय। 572 हाई स्कूल बनवाया। जी जी, प्राथमिक हुँ, विद्यालय जो होता है गांव गांव पर, प्राइमरी प्राथमिक 5,000 विद्यालय। कितना? 5,549 प्राइमरी स्कूल बनवाया गया बहन जी के शासनकाल पर। 5,549 उनके शासनकाल में जी जी ये ये प्राथमिक विद्यालय जो है वो बनाए गए। लेकिन बहुत जी बड़ा जी प्रदेश भी तो है, भू-भाग के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य है, तो वहाँ पे स्कूलों की ज़रूरत तो काफ़ी है ही। तो अभी भी है, अभी भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी दूर पढ़ने जाते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर की दूरी उनको तय करके जानी पड़ती है और वहाँ स्कूलों में इतनी ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं बच्चों की कि उन्हें बैठने में समस्या होती है, उन्हें ज़्यादा संख्या होने के नाते उनको शिक्षा लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आप देखेंगे कि जब स्कूल कोचिंग क्लासेस में वहाँ पे बच्चे जो है छोटे-छोटे अलग-अलग जगह पे जब कोचिंग क्लासेस बन जाते हैं तो वहाँ पे कम-कम बच्चों की संख्या होती है तो उनको शिक्षा लेने में ज़्यादा आसानी होती है। भीड़-भाड़ में पढ़ने में बच्चों को शिक्षा लेने में असहाय महसूस होता है। तो उस हिसाब से मेरा तो ये मत है कि जितनी ज़्यादा स्कूलें होंगे उतने उतने ही बच्चों को पढ़ने के लिए उनके लिए सहज होगा। तो स्कूल कॉलेज बनाने के इस क्षेत्र में तो बहन जी ने नाम कमाया हुआ है और आगे आप बताएँ, कंटिन्यू रखिए। जी सर। और 572 हाई स्कूल बहन जी ने बनवाया हुँ, और नए 6 मंडल बनवाया, 6 विश्वविद्यालय हुँ, बनवाया, हुँ, 100 प्लस आईटीआई विद्यालय स्कूल बनवाया, आईटीआई 100 प्लस, 40 विकास खंड बहन जी ने बनवाया, 41,000 पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगाई थी, 41,000 पुलिस कांस्टेबल। और जो पढ़े लिखे नहीं थे ना सर, तो उनको भी नौकरी दी गई थी सफाई कर्मी की। और मालूम कितनी दी गई थी? 1,08,848 सफाई कर्मियों की भर्ती की गई थी। कितना? 1,08,848। आपको बाकायदा नंबर याद है 1,08,848 इतने सफाई कर्मचारियों की भर्ती बसपा की सरकार में हुई, आप ऐसा बोल रहे जी जी जी, बसपा बसपा की सरकार पर भर्ती की गई थी सर। 88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती की गई थी, अध्यापकों की। और सर, कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना लागू की गई थी। कांसीराम मैटरनिटी हॉस्पिटल नोएडा में बनवाया गया था सर। सावित्रीबाई फूले गर्ल हॉस्टल नोएडा में बनवाया गया था। वो कानपुर में, सॉरी सर, कानपुर में बनवाया गया था। सावित्रीबाई फूले गर्ल हॉस्टल कानपुर में बनवाया गया था सर। हैं। हाँ, सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कानपुर में बनाया गया जी, कानपुर में बनवाया गया था। था। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, अंबेडकर छात्रावास, अंबेडकर पुस्तकालय, 200 प्लस डिग्री कॉलेज बनवाया गया था, 200 प्लस इंटर कॉलेज। और और सर उनके अगर मह स्कूल कॉलेजों को अगर आप पहचान चिन्हित करना चाहोगे तो उन्होंने स्कूल कॉलेजों का नाम जो है ना वो सीधा बहुजन महापुरुषों के नाम पे रख दिया है।
तो इससे कोई आसानी से पकड़ जी, सकता जी। है कि ये किसके कालखंड में, किसके जो शासन में ये इसका निर्माण हुआ है, पता चल जाएगा। उन्होंने अलग मिस्ट्री लगा के, अलग अ, जो दिमाग है ना, उसका इस्तेमाल करके अलग तरीके से उन्होंने पूरा ये काम किया कि इस तरह से हमारे लोगों को भटकाया ना जा सके कि नहीं, ये तो बहन जी ने नहीं बनवाया, किसी और ने बनवाया। इसलिए उन्होंने उसका नाम बाकायदा लिखा हुआ है, उसका नामकरण भी किया जी है, तो सर, सोच समझ के किया। हमारे जिला में भी बनवाया गया था मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी बनवाया गया है कृषि विभाग की। और नाम मालूम है सर क्या है हमारे बांदा जिला में? रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा। बोलिए। और सर महामाया फ्लाईओवर नोएडा, गर्ल हुँ, हॉस्टल नोएडा, हुँ। महामाया प्राथमिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर मुझे एयरपोर्ट एक बात एयरपोर्ट भी बताइए। बनवाया था बहन जी ने। कुशीनगर। जी जी सर, कुशीनगर हुँ, एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट। हुँ। ये जो आपके पास डिटेल्स है बसपा के कार्यों के, जो बसपा ने कितना काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, आज लखनऊ को अगर लखनऊ पहचाना जाता है, लखनऊ को अगर लोग जानते हैं, तो किस वजह से जानते हैं? वो बीएसपी के कामों की वजह से लोग लखनऊ को लखनऊ समझते हैं। लखनऊ को जी इतना जी जी। पहचान में मिला है अगर, तो बीएसपी के कार्यों की वजह से मिला है। तो आप ये जो पूरी जानकारी दे रहे हो कि बसपा ने क्या-क्या किया, क्या-क्या बनवाया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो सोर्स है, आप कहाँ से इस पूरी जानकारी को कहाँ से निकाले आप? इसका सोर्स क्या है? कहाँ से आपने ये जानकारी निकाली थी? जी सर, वैसे तो हमारे लोग बहुत इन सब चीज़ों में काम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये सब इतिहास गवाह है, बहुजन समाज पार्टी ने इतना काम। और 70-75 साल की सरकारों ने ये सब शिक्षा के बारे में कोई भी काम नहीं किया और देश को पीछे गड्ढे पे लेकर जा रहे हैं। और हमारी 7 साल की रही सरकार इतना ऊंचाइयों पर देश को लेके गई, उत्तर प्रदेश को लेकर गई कि जो 77 साल की सरकार जो काम नहीं किया वो बसपा की सरकार 7 साल पर करके दिखाया। और तो सर ये तो बहुत कम काम है, अभी बहुत काम बाकी है जो बताना बाकी है। 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज और 2 पैरामेडिकल कॉलेज। और तो सर और 23 नया जिला जब बहन जी ने बनाया था 23 नया जिला, तो उस पर 23 सत्र न्यायालय, 23 जिला अधिकारी कार्यालय, 23 विकास भवन, 23 जिला अस्पताल, 23 पुलिस लाइन, 23 डाइट निर्माण, 23 आरटीओ ऑफिस। और तो सर 45 तहसील बनाया बहन जी ने। और शिक्षा के मामले में इतना काम किया सर कि पूरा देश जानता है बहन जी ने कितना काम किया है उत्तर प्रदेश पर। अगर बसपा की सरकार, बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो देश के लिए अच्छा काम करेंगी और लोगों के लिए अच्छा काम करेंगी। गरीबों को छत दी गई, जिसके पास जमीन नहीं थी सर उसको जमीन दी गई, जिसके पास घर नहीं था उसको घर दिया गया। विधवा महिलाओं को नौकरियां दी गईं, स्कूलों पर उनको काम दिया गया। महिलाओं को पहली बार बहन जी ने, बेटियों को पहली बार उन्होंने स्कूल पर 1-1 लाख रुपए दे दिया उन्होंने। और ये जो अब की सरकारें जो बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लोग लिखते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं।
आपने तो हमारे बड़े-बड़े नेताओं का स्पीच भी सुना होगा कि वो लोग कुछ भी कहते हैं और बोलते कुछ और। जी। और जब उनके बाद ये समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो हमारे 12-13 महापुरुषों का नाम बदल करके कुछ दूसरा नाम रख दिए। पंचशील नगर पूरे का पूरे नाम बदल उन्होंने पूरे करके जिले का नाम बदल दिया था। जिले का नाम बदल के उन्होंने अलग-अलग जिले का, वो तो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। वो पूरा लिस्ट है जो जिसका उन्होंने नाम बदला हुआ था जिले का। तो उसपे उसके वजह से दलित वर्ग जो है पूरा बहुत दुखी हुआ था और गुस्से में भी है कि समाजवादी पार्टी जो है ये ऐसा अपमान करती है महापुरुषों का। तो ये बात तो सत्य है कि उन्होंने जिलों का नाम जो है, जो नए जिले का गठन करके बहन जी ने अपने शासनकाल में उसका नाम करण किया था, नया जिला गठन किया था। ऐसा भी नहीं है कि विभाजन करके अलग जिला बनाया था उन्होंने या फिर कुछ उन्होंने जो जिला पहले से है उसका नाम परिवर्तित कर दिया। तो उन्होंने नया जिला का गठन करके फिर उसका नाम रखा था। तो जी, जी। अखिलेश यादव जी सर, की बहन सरकार जी जब ने अपना 2012 नया नाम रखा था, तो किसी का नाम बदल करके थोड़ी ना रखा था। उन्होंने अलग बनाया था, नाम रखा था। नए उन्होंने जिले का बनाकर गठन नाम करके रखा था। उन्होंने उसका नाम रखा था, महापुरुषों के नाम पे रखा था। तो वो उस पे जी, प्रहार जी। किया था अखिलेश यादव ने जब सरकार में आए, तो उन्हें लगा कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया। सब महापुरुषों का नाम बदल के उन्होंने कुछ और रखा। माननीय कांशीराम साहब के नाम पे था, कुछ चीज़ें थी और छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे कुछ चीज़ें थी, जिले का नाम था। तो सब उन्होंने बदला। बहुत से महापुरुषों का हमारा भीमनगर का नाम बदल दिया इन लोगों ने। गौतम बुद्ध नगर का नाम बदल दिया। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बहुत सारे हमारे महापुरुषों के नाम से जिलाओं का नाम बनाया गया था, लेकिन इन लोगों ने बदल दिया है। तो सर, अब से आप और कुछ। मैं हाँ, मैं यही बोल रहा था कि शायद हमारी टॉपिक अब यहाँ पे लगभग ख़त्म होने को आ गई है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेरे दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं समय-समय पे मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप लोगों के बीच में लाइव आते रहूँ और आप लोगों को पैनल में जोड़ के आपसे भी बातचीत करूँ ताकि आगे भी बातचीत होती रहे। समाज का जो दबा-कुचला वर्ग है, जो ऐसा तबका है जो आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहा है, जो आर्थिक कमज़ोर है आर्थिक रूप से, तो उन लोग को मैं पैनल में जोड़ूँगा, उनसे बातचीत करूँगा और उनकी समस्याओं को हम लोग सुनेंगे और किस तरह का कहाँ से उनको कैसे कैसे मदद की जा सकती है, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे और कुछ डेटा अगर हो सकेगा, हालाँकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा अपने अ, बुद्धि विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार कि मैं डेटा लेके आऊँ और लोगों के बीच में रखूँ कि देखिए ये डेटा है, हमारे पीछे की कहानी ऐसी थी और आगे किस चीज़ से किस तरह से काम करना है, मैं वो करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के बीच में जुड़ने की कोशिश करूँगा। चीज़ों को लेके आके आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा और जो लोग उसके खिलाफ जाएँगे उनसे हम ज़रूरत पड़ी तो डिबेट भी करेंगे और बहस भी करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुछ चीज़ें अगर गलत है, सामने वाला उसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये गलत है, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और उसमें सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी सर, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जी सर, ये जो बोलिए। तीनों पार्टियां हैं ना उत्तर प्रदेश में जो छा रही हैं, तो एक कालनाथ कौन-कौन है, सी? एक नागनाथ और एक सांपनाथ। हुँ, तीनों एक ही हैं। हुँ। बीजेपी, सपा कांग्रेस और सपा। कालनाथ है और बीजेपी कांग्रेस ये नागनाथ सांपनाथ और ये सपा कालनाथ। हुँ, तीनों नाथ हैं और ये देश के हित पे कभी काम नहीं करते हैं, खाली अपना एजेंडा सीधा करते हैं और लूट करके हुँ। बैठ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आकाश आनंदी लगातार एक के बाद एक रैलियाँ
कर रहे हैं, एक-एक दिन में 2-2 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो जिस हिसाब से जान झोंक रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, तो आप तो ज़मीनी हकीकत जानते हो, आप मौजूद हो अपने ज़िले में, तो आपको क्या लग रहा है इसका क्या असर पड़ रहा है और परिणाम जो है वो कुछ अलग आने वाला है तो इस समय 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है? जी सर, क्यों नहीं आ रहा है। देखिए हमारा जो देश का बहुजन है, तो आप सभी जानते हैं कि वोट उनका हमेशा बीएसपी को ही जाता रहा है और आगे भी जाएगा और आज भी हुँ, जाएगा 24 की हुँ, लोकसभा में भी। तो हुँ, पहली बात तो मुद्दा ईवीएम का भी बहुत उठा हुआ है, क्योंकि ईवीएम कभी हो सकता है शायद नहीं, वोट तो बीएसपी को पब्लिक दे ही रही है, आप जानते हैं। ईवीएम के बारे में मैं तो एक जानकारी दे देता हूँ और आपने चर्चा कर दिया। तो ईवीएम पे क्या है कि उसके खिलाफ कुछ लोगों ने चुनाव आयोग में अपना पिटीशन जो है वो दायर किया हुआ था अपना। उन्होंने उसके खिलाफ एक मुकदमा जो है दायर किया हुआ था, जो ईवीएम के खिलाफ थे उन लोगों ने। तो चुनाव आयोग इसके सामने आकर अपने बातों को रखा, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोला कि ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा चुनाव होने के लिए। उसके अंदर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तो उसके अनुसार अब इलेक्शन होगा, ईवीएम के माध्यम से ही होगा। हालांकि इसका विरोध बहुत तेजी से हो रहा था, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो लोग अभी उस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसका आदेश दिया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो अभी ईवीएम के ऊपर लोगों की शंका तो बनी हुई है, लेकिन अब चुनाव आयोग को जो है किसी भी तरह से समझा कर और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि हम आपको इस तरह से काम करना है या इस तरह से फेयर चुनाव करवाना है। उन्होंने कुछ उसमें संशोधन भी करने के लिए बोला है इलेक्शन कमीशन को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधन करने के लिए भी बोला है, कुछ नए चीज़ों को उसमें जोड़ने के लिए भी उन्होंने सलाह दिया हुआ है। तो अब चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ईवीएम में कुछ किया गया था या फिर नहीं किया गया था। जी जी, तो पहली बात तो सर आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक नई खबर आती है कि वोट हम किसी को कर रहे हैं और वोट निकल जाता है किसी और को, पर्ची किसी और की निकल दिखती है, और जब डिब्बा खोला जाता है तो पर्ची किसी और की दिखाई देती है। तो सर कोई बात नहीं है, मुद्दा है। अब देखिए क्या होता है। बाकी हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी काम तो बहुत तेजी से कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर मेहनत बहुत कर रहे हैं, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मेहनत जी जान लगा कर कर रहे हैं। और हमारी पार्टी क्योंकि पैसा वाली वाली पार्टी तो है नहीं, लोगों से एक नोट और एक वोट की से पार्टी खड़ी है हमारी, और पब्लिक की ही पार्टी है और पब्लिक ही वोट करती है और पब्लिक हुँ। ही हमारे लिए हर इलेक्टोरल चीज बॉन्ड करने का वाली। जो लिस्ट जारी किया एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पे जब उन्होंने ये लिस्ट जारी किया, तो वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का जो चंदे का शुल्क है, रुपया है, वो शून्य दर्शाया गया, शून्य दिखाया गया। तो वही मुद्दा बार-बार आकाश आनंद जी उठाते भी हैं मंचों से कि बहुजन समाज पार्टी की बड़े-बड़े धन्ना सेठों के बल पे, उनके रुपयों से, उनके चंदे से नहीं चलती। अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पदाधिकारियों के
आर्थिक योगदान से चलती है बहुजन समाज पार्टी, ना कि किसी धन्ना सेठ से पैसे लेकर चलती है, चंदा लेकर चलती है। तो उन्होंने ये भी मुद्दा बड़े मजबूती से उठाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को उठा के उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि देखिए हम किस तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम सिर्फ आपके बल पे ही पैसा लेके पार्टी को चला रहे हैं और आपके लिए ही काम कर रहे हैं। इस तरह का उनका जो है अपने भाषणों में लोगों के लिए संबोधन होता है। इस तरह से वो लोगों में अपना विश्वास पैदा कर रहे हैं। बोलिए। जी सर, हमारी पार्टी किसी धन्ना सेठों के पैसे से थोड़ी ना सर चलती है। हमारी पार्टी गरीबों से चलती है। गरीब वोट करता है, गरीब हमारा कैंडिडेट रहता है। और हमें प्रचार करें अथवा ना करें, जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे प्रचार करेंगे। और जो खिलाफ पार्टियां हैं, तो उनके पास धन बल हर चीज है, तो वो लोग पैसा खर्चा करते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं। हम लोग थोड़ी ना, हमारे पास पैसा नहीं तो हम कैसे लोगों को पैसा देंगे। हम तो लोगों से पैसा लेते हैं और वोट भी उन्हीं से लेते हैं। वही लोग हमें प्रचार करने के लिए एक झंडे का देता है, कोई 10 रुपए दे दिया, कोई 20 रुपए। इसी हिसाब से पार्टी हमारी, हमारा नेता इलेक्शन लड़ता है। पब्लिक से ही लड़ता है, पब्लिक का ही पैसा और पब्लिक का ही वोट। तो हमारी पार्टी भी पैसा वालों की नहीं है, पार्टी गरीबों की पार्टी है। गरीबों की ही पार्टी है और गरीबों के लिए वो काम करती है। जब आप तो जानते हैं सर कि बीएसपी जब सत्ता पर आई, तो उत्तर प्रदेश का विकास इतना कर दिया है कि जो उस टाइम के स्कूल हैं, आज उन पर ताला लगा हुआ है। कहीं कुछ मुहर्रम नहीं है तो कहीं गिट्टी छुपी हुई पड़ी हुई है, उसमें पेंट तक नहीं है स्कूल में। हमारे जिला पर तो कांसीराम साहब का, मानवर कांसीराम साहब जी का पार्क है वहाँ तो। जी जी। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कल जब आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर हुआ, उसके बाद ट्विटर पे उनके नाम से आई स्टैंड विद आकाश आनंद ट्रेंड करने लगा। और वो ट्रेंडिंग दूसरे नंबर पे लगातार चल रहा था, पूरा रात भर ये ट्रेंडिंग चलता रहा। ट्विटर पे सेकंड नंबर पे चल रहा था आई स्टैंड विद आकाश आनंद। जी जी। एफआईआर हुआ है तो अब लोगों को जो कहते नहीं है कि काने को काना बोलो तो उसको बुरा लग जाता है, तो आप क्या कह सकते हैं। हम्म। नहीं तो आप हम पर एफआईआर कीजिए, जेल पर डालिए, क्या कर सकते हैं। तो अब बोलना तो पड़ेगा, जो लोग करेंगे जैसे क्या उनका नहीं कर आंदोलन सकते हो हैं, जाएगा। आपको अब पता है वो राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के उत्तराधिकारी घोषित हो चुके हैं। तो अब अगर उनको पुलिस कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि अगर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तो पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। और चुनाव आयोग उसकी इजाज़त देगा नहीं अभी, क्योंकि ये पूरा क्रांतिकारी टाइप का माहौल बन चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर आकाश आनंद के भाषण की वजह से। तो इसमें जो है ज़्यादा लोग रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है बस अब। और उनके तेवर भी अभी कम नहीं हुए हैं। आप अगर देखेंगे उनके बयान वापिस फिर से तो बोल रहे हैं कि मीडिया वाले उनसे पूछे कि आकाश आनंद की बीजेपी आपके ऊपर मुकदमा दायर कर दी है, केस कर दिया, तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? तो वो बोल रहे हैं कि जिसको डर लग रहा है वो केस कर रहा है। इस तरह के उनके बयान हैं। जी, वो आकाश आनंद साहब जी ठीक बोल रहे हैं। आकाश आनंद जी गलत थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे अब हैं। तक का इतिहास में अगर हम देखेंगे तो दलित समाज में पिछले, अगर आप 40-50 साल पीछे चले जाए, तो दलित समाज का कोई ऐसा नेता निकला है जो उनकी उनका आईक्यू लेवल, उनकी उनकी जो
बात करने का उनका तरीका है, जिस तरह से वो काउंटर अटैक करते हैं, जिस तरह से डिफेंस करते हैं चीज़ों को, उस तरह से ऐसा नेता हमें देखने को पहली बार मिल रहा है, जो ऐसा एक उम्मीद जगा के रख दिया अभी भारत के दलित समाज के अंदर कि मैं आपका नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैंने वो तैयारी पूरी कर ली है। अब वो फील्ड में, ग्राउंड में नज़र भी आता है। उतनी जितनी भी रैलियाँ हो रही हैं, उसमें अपार भीड़ जा रही है, उसमें लोग भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं उस रैली में। तो ये भी देखने में काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। हो सकता है उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें बसपा कुछ जादुई आंकड़े लेकर आ जाए। बोलिए। जी, जी। उत्तर प्रदेश की सर 80 की 80 सीटें बहुजन समाज पार्टी की हैं। हमारी पार्टी ने काम किया है सर, और पूरे 80 सीटों पर कैंडिडेट उतारा जाएगा, और पूरी सीटों को हम दावा करते हैं कि जीतेंगे। और जी, हमारा काम अच्छा हो रहा है, और हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घरों पर जा रहे जी। हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, माताओं बहनों से मिल रहे हैं। और ज़रूरी भी है बहुत सूरज जी। ज़मीनी स्तर बोलिए। पर जब जब सर हम उतर रहे हैं, तो लोग बीएसपी के साथ खड़े हुए हैं। हुँ। लोग कह रहे हैं कि हम तन मन धन से बिहार से शंभू बीएसपी कुमार के सिंह को साथ भी, हैं। बिहार से शंभू कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक के संस्थापक है, जो नेशनल दस्तक के अ, जी, जी। चीफ चीफ है, जो मालिक है नेशनल जी, दस्तक जी। चैनल के, शंभू कुमार सिंह, उनको भी जी, वैशाली नेशनल लोकसभा से दस्तक उनको, के जी, हाँ, 2 शंभू कुमार सिंह को उनको वैशाली लोकसभा से जो है, नामांकन होगा। जी सर। तो उनको ने वो बसपा ने जो है टिकट दे दिया है, तो अभी वो भी लग रहा है कि जीत कर आएँगे। जी, वो उनको फुल समर्थन मिल रहा है, वहाँ वैशाली समाज शंभू कुमार सिंह के जीतने ओबीसी, एससी, ओबीसी और जनरल सभी लोग वहाँ उनके साथ खड़े हुए हैं। और उन जब देश आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। क्या आप नेटवर्क में हो? हेलो, सूरज जी, क्या आपको आवाज़ आ रही है?